हवेली का नज़ारा 2 ही दिन में ऐसा बदल गया था जैसे वो किसी अंडरवर्ल्ड माफिया का हेडक्वार्टर नहीं बल्कि किसी बॉलीवुड फिल्म का सेट हो। चारों तरफ गेंदे के फूल, जगमगाती लाइटें और ढोलक की ढाप गूंज रही थी। जो खूंखार गार्ड्स कल तक AK-47 लिए खड़े रहते थे, वो आज हाथों में मिठाई के डिब्बे और फूलों की टोकरियां उठाए इधर उधर भाग रहे थे। दादी ने पूरी हवेली को अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी लाठी की एक ठक से हवेली का पूरा स्टाफ कांप जाता था। लेकिन इस पूरी हवेली में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड था तो वो था अगस्त्य रायज़ादा। अगस्त्य अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सिर पर अभी भी छोटी सी बैंडेज लगी थी। बाहर से आ रही ढोलक की तेज आवाज़ से उसके सिर की नसें फटने को हो रही थी। लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन ढोलक की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो नो एंट्री जोन था जो दादी ने नंदिनी के कमरे के बाहर बना दिया था। पूरे 48 घंटे हो चुके थे। अगस्त्य ने नंदिनी को सिर्फ दूर से देखा था। कभी वो दर्जियों के बीच घिरी होती तो कभी दादी के साथ गहने चुन रही होती। अगस्त्य रायज़ादा, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान दे देते थे, वो अपने ही घर में अपनी ही होने वाली बीवी से मिलने के लिए तरस रहा था। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और करण अंदर आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और शरारती मुस्कान थी, जिसे वो छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके पीछे विक्रम भी था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी लाइट थी। बॉस, करण ने गला साफ करते हुए कहा, वो इटली से हथियारों की खेप, मेरा मतलब है हॉलैंड से वो पीले वाले गेंदे के फूल आ गए हैं। और वो जो रशियन डीलर था ना, उसे विक्रम ने फ़ोन करके बोल दिया है कि बॉस अभी बिजी है, उन्हें हल्दी लगने वाली है। अगस्त्य ने अपनी सर्द और खूंखार आंखों से करण को ऐसे घूरा कि करण की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अगर तूने अपने दांत अंदर नहीं किए ना करण, अगस्त्य ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन मेज पर पटकते हुए कहा, तो मैं तुझे इन्हीं गेंदे के फूलों के साथ जिंदा दफना दूंगा। मेरी हवेली को धर्मशाला बना दिया है दादी ने। लेकिन बॉस, शादी का घर है, इतना तो। विक्रम ने डरते हुए बीच बचाव करना चाहा। बकवास बंद कर। अगस्त्य अपनी कुर्सी से उठा। वो काले रंग के कुर्ते में था और उसका वो माफिया वाला रोब अभी भी वैसा ही खूंखार था। वो कहाँ है? नंदिनी भाभी, करण ने तुरंत जवाब दिया। वो तो नीचे हॉल में है। दादी जी उन्हें शादी का जोड़ा ट्राई करवा रही हैं। वैसे बॉस, भाभी उस लाल जोड़े में क्या कयामत लग। करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अगस्त्य ने एक भारी पेपर वेट उठा लिया। करण तुरंत 2 कदम पीछे खिसक गया। तेरी आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा मैं, अगस्त्य ने गुर्राते हुए कहा और तेज कदमों से स्टडी रूम के बाहर निकल गया। नीचे हॉल में सच में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। नंदिनी एक बेहद भारी लाल और सुनहरे रंग के डिज़ाइनर लहंगे में खड़ी थी। उसके आसपास दादी, 2 डिज़ाइनर और 4 नौकरानियां थीं। अरे बाप रे! नंदिनी का जनरेटर चालू था। दादी जी, ये कोई लहंगा है या कोई चलता फिरता टेंट? इसका वज़न तो मेरे खुद से वज़न से ज़्यादा है। अगर मैं इसे पहनकर मंडप तक चली भी गई ना, तो फेरे लेते वक्त पक्का ज़मीन पर पड़ूंगी और फिर मुझे क्रेन से उठाना पड़ेगा। और ये इतना लाल क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे लाल मिर्च के पाउडर में डुबोकर निकाल लिया हो। दादी ने अपनी छड़ी ज़मीन पर ठोकी। चुप कर लड़की, कितना सुंदर तो लग रहा है। रायज़ादा खानदान की बहू है तू। कोई साधारण शादी नहीं है जो तू सलवार सूट पहनकर फेरे ले लेगी। एकदम महारानी लग रही है मेरी बच्ची। महारानी नहीं दादी जी, मैं तो वो सर्कस का कोई जोकर लग रही हूँ। नंदिनी ने लहंगे का दुपट्टा खींचते हुए मुंह बनाया। इतनी गर्मी लग रही है इसके अंदर। मैं जा रही हूँ इसे उतारने। मुझे प्यास लगी है। ठीक है, जल्दी उतार कर आ, अभी गहने भी तो देखने हैं, दादी ने कहा। नंदिनी लहंगे को दोनों हाथों से किसी तरह उठाकर भारी कदमों से ग्राउंड फ्लोर के उस लंबे और शांत कॉरिडोर की तरफ बढ़ी जहाँ गेस्ट रूम थे। कॉरिडोर में थोड़ी कम रोशनी थी और ढोलक की आवाज़ भी यहाँ तक नहीं आ रही थी। हे भगवान, शादी है या कोई सज़ा? नंदिनी खुद से ही बातें कर रही थी। वो खड़ूस इंसान तो आराम से अपने कमरे में बैठा होगा और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। पता नहीं कैसे शक्ल वाले डिज़ाइनर। नंदिनी कॉरिडोर के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक
अंधेरे में एक भारी और फौलादी हाथ बाहर निकला। इससे पहले कि नंदिनी के मुंह से कोई चीख निकलती, उस हाथ ने नंदिनी की कमर को पूरी ताकत से जकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर कॉरिडोर के बिल्कुल किनारे एक बड़े से नक्काशीदार खंभे से पीछे दीवार से सटा दिया। अंधेरा, एक खुरदरा और गर्म सीना और एक जानी पहचानी नशीली महक। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके मुंह पर एक बड़ा सा रफ हाथ रखा हुआ था। चुप! एक बेहद भारी, सर्द और नशीली आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाई। अगस्त्य! नंदिनी की सांसें अटक गई। अगस्त्य का भारी शरीर उसे दीवार से पूरी तरह सटाए हुए था। वो काले कुर्ते में किसी खूंखार और भूखे शिकारी जैसा लग रहा था। अगस्त्य ने धीरे से अपना हाथ नंदिनी के मुंह से हटाया। नंदिनी की सांसें उखड़ी हुई थी। वो तुरंत अपने अलार्म क्लॉक वाले मोड में आ गई। आप पागल हो गए हैं क्या? नंदिनी ने फुसफुसाते हुए लेकिन पूरी ताकत से अगस्त्य के सीने पर मुक्का मारा। मेरी जान ही निकाल दी थी आपने। कोई ऐसे खींचता है क्या? अगर दादी जी ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो वो सच में आपकी दूसरी टांग तोड़ देंगी, और मेरी भी। छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। नंदिनी ने छटपटाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए। अब वो पूरी तरह से अगस्त्य के घेरे में थी। दादी! क्या? आप मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगस्त्य अपनी सुलगती हुई आंखों से नंदिनी के चेहरे को घूर रहा था। उसकी वो खतरनाक लेकिन दीवानगी नजरें नंदिनी के माथे से लेकर उसके होठों तक और फिर उस लाल लहंगे पर टिक गई। क्या क्या घूर रहे हैं ऐसे? नंदिनी की दांत वाली आवाज़ अचानक धीमी और कांपती हुई हो गई। अगस्त्य की नज़रें में इतनी आग थी कि नंदिनी का वो भारी लहंगा भी उसे अब हल्का लगने लगा था। अगस्त्य धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के चेहरे पर पड़ने लगी। करण कह रहा था कि तुम इस लाल जोड़े में कयामत लग रही हो। अगस्त्य ने एक बेहद खुरदरी आवाज़ में कहा, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। नंदिनी ने आंखें सिकोड़ी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही थी ना कि मैं लाल मिर्च लग रही हूँ? आप भी बता दीजिए, क्या लग रही हूँ? तुम मौत लग रही हो। अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी की गर्दन के बिल्कुल पास ले जाते हुए कहा। ऐसी खूबसूरत और खौफनाक मौत जिसे अपने गले लगाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ। नंदिनी के शरीर में एक तेज करंट सा दौड़ गया। अगस्त्य के इन भारी और पजेसिव डायलॉग से आगे उसकी सारी बकवास हवा हो जाती थी। उसका चेहरा सच में टमाटर की तरह लाल होने लगा। कहा था ना मैंने। अगस्त्य ने अपनी रफ उंगलियों से नंदिनी के गालों को सहलाया, जो शर्म से सुलग रहे थे, कि मैं दिन के उजाले में भी तुम्हें इतना चिपकूंगा कि तुम्हारा ये लाल चेहरा ऐसा ही रहेगा और तुम बच नहीं पाओगी। अगस्त्य, प्लीज़, यहाँ कोई देख लेगा। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर उस नज़दीकी से काँप रहा था। देखने दो। अगस्त्य का अंगूठा नंदिनी के निचले होठ को हल्के से सहलाने लगा। पूरी दुनिया को देखने दो कि इस शैतान की धड़कन कौन है। अगस्त्य ने अब कोई इंतज़ार नहीं किया। उसने अपने होठ नंदिनी के होठों पर बहुत ही गहराई और अधिकार के साथ रख दिए और वह उसके होठों के रस को पीने लगा। वहीं उसकी उंगलियां नंदिनी के बालों में उलझ गई और उसने नंदिनी को दीवार से और ज़ोर से सटा लिया। नंदिनी के मुंह से एक मीठी सी आह निकली। उसके हाथ अनजाने में ही अगस्त्य के कुर्ते के कॉलर को कसकर जकड़ चुके थे। वो सारी दुनिया, दादी की डांट, फेरे और वो भारी लहंगा, सब कुछ भूलकर बस अगस्त्य के उस नशीले प्यार में डूब गई। उनका वो बेकाबू रोमांस अभी अपनी सारी हदें पार ही करने वाला था कि अचानक, नंदिनी, ओ नंदिनी, कहाँ रह गई तू? कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है क्या? हॉल की तरफ से दादी की कड़क आवाज़ गूंजी। नंदिनी झटके से होश में आई। उसने पूरी ताकत लगाकर अगस्त्य को पीछे धकेला। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी, होठ सूजे हुए थे और चेहरा शर्म से लाल भड़का हुआ था। दादी, दादी जी आ गई हैं। नंदिनी ने हड़बड़ाहट में अपना दुपट्टा ठीक किया और पागलों की तरह अपने बाल संवारने लगी।
अगस्त्य अभी भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत और अपनी वो नशीली शैतानी मुस्कान लिए हुए। उसे नंदिनी का ये डरना और हड़बड़ाना दुनिया का सबसे मज़ेदार खेल लग रहा था। आप हंस रहे हैं, बेशर्म इंसान। नंदिनी ने उसे आखिरी बार घूरा। मैं जा रही हूँ, और अब शादी के मंडप से पहले मेरे आसपास भी मत भटकिएगा। नंदिनी लहंगे को दोनों हाथों से उठाकर लगभग भागते हुए वहां से निकल गई। अगस्त्य वहीं खंबे के पास खड़ा उसे भागते हुए देखता रहा। उसकी आंखों का वो खूंखार माफिया वाला अंदाज अब पूरी तरह से एक आशिक में बदल चुका था। उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ, जहां अभी भी नंदिनी की वो मीठी सी छुअन बाकी थी। मंडप तक का इंतजार तो शरीफ लोग करते हैं मेरी जान, अगस्त्य ने खुद से ही फुसफुसाते हुए कहा। मैं तो वो शैतान हूँ जो रात के अंधेरे में तुम्हें चुराने आऊँगा। हवेली के में ढोलक की आवाज़ और तेज हो गई थी। शादी की रस्में, हल्दी वगैरह की रस्में शुरू हो चुकी थी, और अगस्त्य उसे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो रात में भी उसके रूम में आना चाहता था। लेकिन उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। वह पहले ही जाकर दादी के रूम में सो चुकी थी। ये देखकर अगस्त्य की आंखें और भी ज़्यादा घूर कर उस रूम को देख रही थी जहाँ पर वह सो रही थी। अगले दिन मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। चारों तरफ गेंदे के फूलों की सजावट थी, ढोलक बज रही थी और औरतें लोकगीत गा रही थीं। लेकिन इन सब के बीच बीचों बीच एक बड़े से सोफे पर बैठी नंदिनी की हालत खराब थी। उसके दोनों हाथों और पैरों पर कोहनियों और घुटनों तक गहरी मेहंदी लगी थी। वो पिछले 4 घंटे से एक ही पोजीशन में भूत बनकर बैठी थी। अरे ओ डिज़ाइनर दीदी, नंदिनी ने अपने पास बैठी मेहंदी लगाने वाली लड़की से झुंझलाते हुए कहा, ये मेरे हाथों पर पूरा का पूरा मुगल आजम का सेट क्यों बना रही हो? कितनी देर और लगेगी? मेरे पेट में चूहे कुश्ती नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सुबह से मैंने एक सेब के अलावा कुछ नहीं खाया है। कोई मुझे खाना क्यों नहीं दे रहा? भाभी जी, बस थोड़ा सा डिज़ाइन बाकी है, आप हिलिए मत वरना डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, लड़की ने डरते हुए कहा। डिज़ाइन बिगड़े तो बिगड़े, पर मैं तो भूख से मर जाऊंगी। दीदी जी, नंदिनी ने दूर खड़ी दादी को आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन ढोलक के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए मन ही मन अपनी बकवास शुरू कर दी। बड़ी आई खानदान की शादी, इससे अच्छा तो हम गरीब लोग होते हैं। कम से कम समोसा खाते हुए तो मेहंदी लगवा सकते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सुपर ग्लू लगाकर सोफे पर चिपका दिया हो, और वो खड़ूस इंसान पक्का अपने स्टडी रूम में बैठकर कॉफ़ी पी रहा होगा। उसे क्या परवाह कि उसकी होने वाली बीवी यहाँ भूख से तड़प रही है। लेकिन नंदिनी की ये बकवास अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ढोलक की आवाज़ रुक गई। औरतों की हंसी ठिठोली एकदम से शांत हो गई। लॉन में एक ऐसा भारी और खौफनाक सन्नाटा छा गया जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। नंदिनी ने आंखें उठाकर देखा। लॉन के दरवाजे से अगस्त्य रायज़ादा अंदर आ रहा था। उसने एक बेहद शानदार काले रंग का पठानी सूट पहना था। उसका वो कड़क माफिया वाला अंदाज, वो गहरी सुलगती आंखें और चेहरे की वो बर्फीली शक्ति, उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गई। माफिया बॉस लेडीज कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? लेकिन अगस्त्य का वो को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी चांदी की प्लेट थी जिसमें काजू कतली, पनीर के पकौड़े और बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वो सीधे चलते हुए आया और नंदिनी के बिल्कुल सामने आकर सेंटर टेबल पर वो प्लेट रख दी। उसने वहां रखी एक मखमल चौकी को अपने पैर से खींचा और नंदिनी के बिल्कुल सामने बैठ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये लेडीज फंक्शन है, सब देख रहे हैं, देखने दो, अगस्त्य ने बेहद ठंडी और रफ आवाज़ में कहा। उसने प्लेट से एक पनीर का पकौड़ा उठाया और उसे नंदिनी के होठों के पास ले गया। मुंह खोलो, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे, दादी जी घूर रही हैं मुझे, नंदिनी ने शर्म से लाल होते हुए फुसफुसा कर कहा। अगस्त्य ने अपनी सर्द आंखों से एक बार दादी की तरफ और फिर वहां खड़ी बाकी औरतों की तरफ देखा।
उसकी उस एक खतरनाक घूरने वाली नज़र से ही सारी औरतें तुरंत पलट गई और ढोलक वापस ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। दुनिया जाए भाड़ में। अगस्त्य ने वापस नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी पॉसेसिव परवाह थी। मेरी होने वाली बीवी सुबह से भूखी बैठी है और मैं इन फालतू रस्मों का इंतज़ार करूं? चुपचाप खाओ नंदिनी, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त सबके सामने गोद में उठाकर कमरे में ले जाऊंगा और फिर दादी जो करना चाहे कर ले। नंदिनी को पता था कि अगस्त्य जो कहता है वो कर गुजरता है। उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे की और चुपचाप मुंह खोल दिया। अगस्त्य बहुत ही आराम से एक एक निवाला उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वो खूंखार हाथ जिन्होंने ना जाने कितनों की जान ली थी, आज इतने प्यार से अपनी रानी को खाना खिला रहे थे। नंदिनी का सारा गुस्सा और भूख हवा हो गई। उसे उस अब अगस्त्य की उस गहरी और मदहोश कर देने वाली नज़रों में अपना प्यार दिख रहा था। तभी ढोलक की आवाज़ फिर से अचानक रुक गई। हवेली के मेन दरवाजे पर सबकी नज़र टिक गई। दादी अंदर आ रही थी और उनके साथ एक ऐसी औरत थी जिसे देखकर नंदिनी की सांसें अटक गई। वो औरत एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में हवेली का इतना बड़ा माफिया स्टाइल सेटअप देखकर थोड़ा खौफ था। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, नंदिनी भूल गई कि उसके हाथों में मेहंदी लगी है। वो अचानक सोफे से उठी और भयानक अपनी मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दादी के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। माँ, आप यहाँ कैसे? नंदिनी रोते हुए बिलख रही थी। उसकी सारी शिकायतें एक पल में हवा हो गई। दादी जी ने सब इंतज़ाम किया था बेटा। माँ ने नंदिनी के माथे को चूमते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा। उनका कल कॉल आया था, मेरी बच्ची की शादी हो और मैं न रहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसे सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां पर अगस्त्य आ गया, जिसे देखकर नंदिनी की माँ थोड़ी डर गई। उन्होंने इस खूंखार इंसान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि ये शहर का सबसे बड़ा और ख़तरनाक डॉन है, लेकिन जो अगले ही पल हुआ उसने पूरे हॉल को सन्नाटे में डाल दिया। दुनिया का सबसे खूंखार माफिया बॉस अगस्त्य रायजादा आगे बढ़ा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नंदिनी की माँ के पैर छू लिए। नंदिनी की माँ हड़बड़ा गई। अरे बेटा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई माँ? अगस्त्य ने बहुत ही इज्जतदार और शांत आवाज़ में पूछा। उसके इस एक शब्द माँ ने नंदिनी की माँ का सारा डर एक सेकंड में ख़त्म कर दिया। नंदिनी ने मेरी इस अंधेरी दुनिया में आकर मुझे जीना सिखाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ इसकी आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नंदिनी खुशी और प्यार से अगस्त्य को देख रही थी। ये खड़ूस और पत्थर दिल इंसान उसके लिए अपनी सारी हदें पार कर रहा था। मेहंदी का फंक्शन वापस शुरू हुआ। नंदिनी अपनी जगह बैठी थी और उसकी माँ दादी के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद रात के 1 बज चुके थे। हवेली में एकदम शांति थी। मेहंदी सूखने के बाद नंदिनी अपने गेस्ट रूम में आई। उसकी माँ दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। नंदिनी ने नोटिस किया कि उसके ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल मखमली छोटा सा बॉक्स रखा था। उसे लगा अगस्त्य ने कोई सरप्राइज गिफ्ट भेजा होगा। मुस्कुराते हुए उसने बॉक्स का हुक खोला, लेकिन उसके अंदर का नज़ारा देखकर नंदिनी का दिल एकदम से सहम गया और उसके हाथों से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। बॉक्स के अंदर कोई अंगूठी या नेकलेस नहीं था। उसमें नंदिनी की एक पुरानी बचपन की फ़ोटो थी, जिसके चेहरे पर ताज़े खून से एक क्रॉस बना हुआ था और फोटो के पीछे एक सूखा हुआ काले रंग का गुलाब रखा था। उस फोटो को देखते ही नंदिनी की सांसें अटक गई। उसकी आंखों के सामने अपने अतीत का वो खौफनाक चेहरा घूम गया, जिससे बचपन के लिए वो शहर छोड़कर भागी थी। तभी उस बॉक्स के अंदर गिरे एक बर्नर फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई। एक वीडियो मैसेज प्ले होने लगा। स्क्रीन पर वही शख्स था, जैन। वही जैन जिसकी गंदी नज़र और पागलपन ने नंदिनी की पिछली ज़िंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन ये जैन अब वो सड़क छाप स्टॉकर नहीं लग रहा था, जिसने एक बहुत महंगा डार्क सूट पहना था और वो किसी बड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बैठा सिगार पी रहा था।
हेलो माय ब्यूटीफुल नंदिनी। जैन की वो घिनौनी और जहरीली आवाज़ सुनकर नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। तुझे क्या लगा तू मेरे चंगुल से भागकर इस बड़े से माफिया के पीछे छुप जाएगी और मैं तुझे भूल जाऊंगा? जैन वीडियो में एक साइको की तरह हंसने लगा। तेरे इस अगस्त्य को लगता है उसने अकेले इस अंडरवर्ल्ड पर राज किया है, पर पिछले 1 साल से तेरे प्यार के इस पागलपन में मैंने उसके सारे दुश्मनों को एक कर लिया है। ईवा नाम हो या कोई और, सब मेरे पैसे और पावर के मोहरे थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नया किंग अब जैन है। नंदिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। जैन इस लेवल का साइको बन चुका था कि उसने नंदिनी को पाने के लिए पूरा एक डार्क एम्पायर खड़ा कर दिया था, सिर्फ अगस्त्य को तबाह करने के लिए। तेरी हल्दी, तेरी मेहंदी, सब हो गया ना? जैन ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कैमरे के करीब आकर कहा। लेकिन तेरे इस सुर्ख जोड़े को पहनकर तू अगस्त्य की चिता पर बैठेगी, क्योंकि कल शाम तेरे फेरे उस अगस्त्य से नहीं, मुझसे होगी। और हाँ, अपनी प्यारी माँ से अच्छे से आखिरी बार मिल लेना, क्योंकि उन्हें भी कल जलने से कोई नहीं बचा पाएगा। वीडियो वहीं कट हो गया। नंदिनी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। अगस्त्य के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके खुद के बीते हुए कल ने आज अगस्त्य की पूरी हवेली को मौत के घेरे में ले लिया था। नंदिनी डर के मारे पीछे हटी। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने आकर उसे अपने फौलादी बाहों में जकड़ लिया। वो अगस्त्य का। उसने ज़मीन पर गिरा हुआ फ़ोन और वो खून से सनी फ़ोटो देख ली थी। नंदिनी घबराकर मुड़कर अगस्त्य के सीने से लग गई और बुरी तरह रोने लगी। अगस्त्य, जैन वो साइको है। वो पिछले कई सालों से स्कूल से मुझे स्टॉक कर रहा था। पहले मैंने उसे जेल पहुंचा दिया था। मुझे नहीं पता वो कैसे बाहर निकला, और अब ये सब। नंदिनी की आवाज़ पूरी तरह काँप रही थी। वो डर के मारे हाँफ रही थी। वो मेरी वजह से आपको और मेरी माँ को मार डालेगा। आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी दोनों फौलादी बाहों से नंदिनी को अपने सीने में इतनी नरमी से छुपा लिया जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। कमरे में कुछ पलों के लिए एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ नंदिनी के सुबकने की आवाज़ आ रही थी। अगस्त्य का एक हाथ नंदिनी की पीठ सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो उसके बालों को चूम रहा था। नंदिनी, मेरी जान, आप पागल हैं। अगस्त्य ने बहुत ही शांत लेकिन एक गहरी और प्यार भरी आवाज़ में उसके कान के पास फुसफुसाया। मेरी पूरी जिंदगी में बस एक तुम ही तो वो अच्छी चीज़ हो जो मेरे साथ हुई है, और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। नंदिनी ने रोते हुए अपना चेहरा उठाया। पर अगस्त्य, वो सच में पागल है। वो माँ को। अगस्त्य ने अपने दोनों अंगूठों से बहुत ही प्यार से नंदिनी के गालों से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में ऐसी परवाह और तसल्ली थी जिसे देखकर नंदिनी का आधा डर वैसे ही खत्म हो गया। नंदिनी, मेरी आंखों में देखो। अगस्त्य ने उसका चेहरा थामते हुए बहुत ही ठहराव के साथ कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये अगस्त्य इतना कमजोर है कि एक सड़क छाप स्टॉकर की धमकियों से डरकर अपनी होने वाली बीवी को छोड़ देगा, या उसे अकेला छोड़ देगा? लेकिन वो चुप। अगस्त्य ने अपनी उंगली नंदिनी के कांपते हुए होठों पर रख दी। वो स्कूल का कोई लड़का होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो बस एक कीड़ा है। तुम मेरी हवेली और मेरी ताकत को अभी भी समझ नहीं पाई हो। माँ उसी कमरे से सो रही थी, और उनके कमरे में के बाहर मेरी स्पेशल सिक्योरिटी है। यहाँ परिंदा भी पार नहीं मार सकता। अगस्त्य ने नंदिनी के माथे पर किस किया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो नंदिनी, मेरा परिवार हो तुम दोनों। अगस्त्य ने उनकी आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, एकदम रियल और सीरियस टोन में कहा। तुमने उसे जेल भेजा था ना? बस तुम्हारी यही गलती थी। मैं उसे जेल नहीं भेजूंगा, मैं उसे जिंदा दफना दूंगा। कल शाम हमारी शादी भी होगी, फेरे भी होंगे, और माँ वहीं बैठकर तुम्हें विदा भी करेंगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे और मेरे बीच आएगा वो कल की सुबह नहीं देखेगा। अगस्त्य ने फ़ोन को ज़मीन से उठाया और उसे अपने जूतों से कुचलकर चकनाचूर कर दिया। अब रोना बंद करो। अगस्त्य ने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे इन आंसुओं पर सिर्फ मेरा हक है, किसी जैन वैन का नहीं। चुपचाप सो जाओ। कल
तुम्हें वो भारी वाला लाल लहंगा भी तो पहनना है। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी नम आंखें उठाई और अपने छोटे छोटे हाथों से अगस्ती की ब्लैक शर्ट को और कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आप आज रात यहीं मेरे साथ रुक जाइए ना प्लीज़। नंदिनी ने बहुत ही मासूमियत और हल्की सी कांपती आवाज़ में कहा। मुझे अकेले डर लग रहा है। अगस्त्य ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई। उस सीरियस और खौफनाक माहौल के बीच भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही शरारती और प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो जानबूझकर माहौल को हल्का करना चाहता था ताकि नंदिनी का दिमाग उस जैन वाले वीडियो से हट जाए। अच्छा, मेरे साथ सोना है, अगस्त्य ने एक बहुत ही मज़ेदार और चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन होने वाली मिसेस रायज़ादा, आपको याद है ना आपकी कड़क दादी जी का वो फरमान? उन्होंने तो सख्त वार्निंग दी थी कि शादी से पहले मैं इस कमरे के आसपास भी दिखा तो मेरी दूसरी टांग तोड़ देंगी। अब तुम जिद कर रही हो तो रुको, मैं अभी बाहर जाकर दादी को आवाज़ लगाता हूँ, उनसे परमिशन मांग लूँ कि क्या मैं अपनी ही होने वाली बीबी के साथ। अगस्त्य, नंदिनी की रुआसी शक्ल अचानक एक क्यूट सी चिढ़ में बदल गई। उसने झट से अपना हाथ अगस्त्य के मुंह पर रख दिया। उसका सारा डर और रोना एकदम से गायब हो गया। आप ना सच में बहुत गंदे इंसान हैं। मेरी यहाँ खौफ के मारे जान निकल रही है और आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है। जाइए यहाँ से, मुझे नहीं सोना आपके साथ। मैं अकेली ही ठीक हूँ। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य की वो हल्की सी हंसी कमरे में गूंज गई। उसने नंदिनी को जो चिढ़ाया था, उसने सच में नंदिनी का मूड पूरी तरह बदल दिया था। अगस्त्य ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सीधा बिस्तर पर लेटा दिया। अगले ही पल वो खुद भी उसके बगल में लेट गया और नंदिनी को खींचकर अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे कोई अपना सबसे कीमती खजाना छुपा रहा हो। नंदिनी का चेहरा अब अगस्त्य के चौड़े और गर्म सीने में छुपा हुआ था। अगस्त्य की दिल की तेज धड़कनें नंदिनी को साफ सुनाई दे रही थी। मुझे भगाकर आज तक इस दुनिया में कोई चैन से नहीं सो पाया है, तो तुम कैसे सो सकती हो? अगस्त्य ने बहुत ही नरमी से उसके बिखरे हुए बालों को सहलाते हुए कहा। अगस्त्य ने उसके माथे पर अपने होठ बहुत प्यार से टिका दिए। उस छुअन में कोई जंगलीपन नहीं था, बस एक ऐसा गहरा और सच्चा सुकून था जो चीख चीख कर कह रहा था कि मैं हूँ ना, सब ठीक है, आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अगस्त्य की वो भारी और नशीली आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ये सीना और ये इंसान दोनों सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम्हारा ये माफिया तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। नंदिनी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो खौफनाक वीडियो, जैन का डर, कल की शादी की टेंशन, सब कुछ अगस्त्य की इस सुरक्षित आगोश में आकर हवा हो गया। उसने अपने नाजुक हाथ अगस्त्य की कमर में डाले, आंखें बंद की और उसकी दिल की धड़कनों को लोरी की तरह सुनते हुए एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद में चली गई। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट अब हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आएगा, इसलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।